नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत हम यहाँ पर बातचीत करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं। और पहला जो हमारा मॉड्यूल होगा उसमें हमें पढ़ना है पाठचर्या और समावेशी शिक्षा के इस बारे में। साथ ही हम इसमें विद्यार्थी केंद्र शिक्षण और सीखने के प्रतिफल भी पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर एक सारांश देखेंगे जो आपका प्रशिक्षण 16 तारीख से प्रारंभ होने वाला है, 16 अक्टूबर से। और उसके अंतर्गत जो हमें पाठचर्या और जो भी विषय पढ़ना है तो उसका हम यहाँ पर एक संक्षेप करेंगे यहाँ पर, और हम जानेंगे कि हमें इन पाठ्यक्रमों, इस मॉड्यूल में हमें क्या जानना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पाठचर्या की। तो जो पाठचर्या की यहाँ पर जो चर्चा की गई है, पाठचर्या का मतलब होता है सिलेबस, एक प्रकार से कि जो भी बच्चा है, पहले से पाठ्यक्रम कहा जाता था, किंतु 2005 के बाद इसको बदल करके पाठ्यक्रम की जगह यहाँ पर शब्द यूज़ करने लगे हैं पाठचर्या। और पाठचर्या का मतलब होता है आपका संपूर्ण, केवल आपकी जो है विषय से अलावा भी जो सारी चीज़ें होती हैं उसको आपको पाठचर्या में सम्मिलित कर लिया जाता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 और वर्षों से जो शिक्षा नीतियां हैं और उसके परिणाम स्वरूप हमारी कक्षाओं की संरचना में जो नाटकीय रूप से बदलाव आया है, शिक्षक और शिक्षक प्रशिक्षक के रूप में जो विद्यार्थी हैं, इसकी विद्यार्थियों ने भी इसकी विविधता का अवलोकन किया है। और इससे यह अनुभव प्राप्त हुआ है कि सभी बच्चों को एक ही तरीके से नहीं पढ़ाया जा सकता है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। शिक्षण अधिगम के कुछ ऐसे अभ्यासों को अपनाने की आवश्यकता है जो सभी विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं और उन्हें सफलता का अनुभव कराते हैं। इस तरह के अभ्यास अब पहले से भी कहीं अधिक हमारे सामने जो है वो मौजूद हैं। तो ये हमने मॉड्यूल को देखा है। और ये जो एनसीएफ की जो है, एनसीएफ के बारे में हम चर्चा करेंगे पाठचर्या के। और ये जो एनसीएफ के बारे में यहाँ जो जानकारी दी है कि भारत जो है विविध संस्कृतियों वाला समाज है जो अनेक प्रादेशिक व स्थानीय संस्कृतियों से मिलकर बना है। लोगों के धार्मिक विश्वास, जीवन शैली, सामाजिक संबंधों की समझ एक दूसरे से बहुत अलग हैं। सभी समुदायों को सहअस्तित्व व समान रूप से समृद्ध होने का अधिकार है और शिक्षा व्यवस्था को हमारे समाज में निहित इस सांस्कृतिक विविधता के अनुरूप होना चाहिए। ये जो है राष्ट्रीय पाठचर्या की जो है रूपरेखा है एनसीएफ के बारे में। और विशेष रूप से हमें यहाँ एनसीएफ, क्योंकि एनसीएफ ही जो है इसी ने जो है पाठचर्या यहाँ शब्द को जो है वो उद्घाटित किया है। और ये यहाँ पर आप देखें, यहाँ लिखा है कि इस मॉड्यूल का उद्देश्य कक्षाओं में उपलब्ध विविधता पर पुनः दृष्टि डालने और शिक्षण अधिगम को समावेशी बनाने के लिए। दो चीज़ें आप यहाँ पर देखें, महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो पाठचर्या है और दूसरी है समावेशी। तो हम यहाँ पर दो चीज़ों को समझेंगे, एक तो पाठचर्या के बारे में समझेंगे थोड़ा सा, और कुछ जानेंगे हम समावेशी शिक्षा के बारे में। तो इस मॉड्यूल का उद्देश्य है कक्षाओं में उपलब्ध विविधता पर पुनः दृष्टि डालने और शिक्षण अधिगम को समावेशी, यानी जो शिक्षण अधिगम है यानी टीचिंग मटेरियल है, उसको समावेशी बनाने के लिए उचित शिक्षण शास्त्रीय गतिविधियों के चयन में आपके जैसे शिक्षकों एवं शिक्षक प्रशिक्षकों की मदद करना। शिक्षकों की मदद के लिए ये एक प्रकार का मॉड्यूल है। दिए गए सुझावों को अनुसंधान और अनुभवों से इकट्ठा किया गया है और यह आपको एक ही कक्षा में विभिन्न अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकाधिक समावेशी वातावरण निर्माण करने में सहायता करेगा। यह सामग्री राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों, पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा और विशेष रूप से एनसीएफ 2005 और हाल ही में विकसित सीखने के प्रतिफल। और ये जो सीखने के प्रतिफल जिसकी अभी हम कुछ ही एक आध दो वर्षों से 2-3 पिछले विगत 2017 से हम ये सीखने के प्रतिफल जिसको हम लर्निंग आउटकम कहते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करते भी आए हैं, सुनते भी आए हैं। तो ये 2005 का जो एनसीएफ है और ये जो लर्निंग आउटकम है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। पाठ्यचर्या संबंधी अपेक्षाओं और शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं के साथ संबंध स्थापित करना का करीब से अवलोकन करने का भी अवसर प्रदान करती है। यहाँ पर ये कुछ जानकारी अधिगम के जो उद्देश्य हैं वो है, इस मॉड्यूल से शिक्षकों को मदद मिलेगी शैक्षिक नीतियों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के विकास, अपेक्षित हस्तांतरित और आंकलित पाठ्यचर्या के अंतः संबंधों और प्रकार के वर्णन में यहाँ पर हम देखेंगे। और साथ में ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जितने भी मॉड्यूल होंगे इसका संक्षेप में आपको जानकारी दूंगा। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के दृष्टिकोण, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के रूपांतरण में। सबसे पहले तो मेन चीज़ ये है कि हमें ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है 2005 के
दृष्टिकोण और पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के रूपांतरण में हम सबसे पहले जानेंगे कि राष्ट्रीय जो पाठ्यचर्या है एनसीएफ जो 2005 है ये है क्या। तो ये जो एनसीएफ है इसका मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जिसे हम संक्षेप में कहते हैं एनसीएफ। और ये जो लागू हुआ है ये 2005 में लागू हुआ है। और इसका जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि क्यों लागू किया गया है, इसका कारण है कि बालकों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए। यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 जो है इसी विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, एक प्रकार का दस्तावेज है जो ये 2005 है एनसीएफ। और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का जो है ये उद्धरण है रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सृजनात्मकता और उदार आनंद बचपन की जो है कुंजी हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के दस्तावेज ने पाठ्यचर्या के निर्माण के लिए 5 निर्देशक सिद्धांतों का भी प्रस्ताव रखा है। एक तो यह है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। अभी तक के हम ये जो जानते थे और पढ़ते आते थे कि जो स्कूल में पढ़ा दिया वही सब कुछ है, तो ये जो एनसीएफ है इसका महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि जो ज्ञान है उसको स्कूल के बाहर से भी जीवन से जोड़ना होगा। यानी बाहर की जो चीज़ें हैं, जो अब आप लर्निंग आउटकम की जो हम अवधारणा की बात करते हैं, ये यही है कि जो चीज़ें हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो केवल पुस्तकीय ज्ञान ना हो, अब उसको जो है उसके बच्चों के जीवन से जोड़ना चाहिए। और जो अवधारणाएँ बच्चों को क्लियर होना चाहिए। पहले जो गणित पढ़ा दिए जाते थे केवल जोड़ जैसा था कि 12 में 15 जोड़े तो इतना इतना आया, वो अब नहीं है, वो स्थिति नहीं है। अब यदि जोड़ भी करवाना है बच्चों को तो जोड़ करवाने के लिए क्या है कि अवधारणाएँ सिद्ध होना चाहिए कि भाई 12 कैसे आए, और यदि 12 में 15 भी जोड़ा है तो उसको ठोस वस्तुओं के माध्यम से उसके जीवन में उसकी उपयोगिता बढ़ जाए। इस प्रकार हम ये इन चीज़ों को के महत्व को देखते हुए और एनसीएफ 2005 का जो है वो दस्तावेज बनाया गया है। दूसरा यह है कि पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन की वह बच्चों के चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए, बजाय इसके कि पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। कहने का मतलब ये है कि एनसीएफ में जो है पाठ्यपुस्तक के अलावा जितनी भी आपकी दैनिक गतिविधियां हैं, और इसमें सतत व्यापक मूल्यांकन भी शामिल था एनसीएफ में, कि जिसमें बच्चे का जो है वो सतत व्यापक मूल्यांकन हो। केवल अभी तक के हम जो कुछ दशकों पहले जो मूल्यांकन करते थे, विषयों का मूल्यांकन करते थे, इसके बाद आपके सहशैक्षिक, शैक्षिक आदि विषयों का भी मूल्यांकन जो है बच्चों के अंतर्गत करने लगे थे। फिर परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना, और एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। और परीक्षाएं भी जो हैं वो 6 माही और वार्षिक के अलावा जो टेस्ट इत्यादि शामिल थे, मासिक टेस्ट शामिल थे, ये भी इसके अंतर्गत किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो है रूपरेखा, इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है परिप्रेक्ष्य, दूसरा है सीखना और ज्ञान, तीसरा है पाठ्यचर्या के क्षेत्र स्कूल की अव्यवस्थाएं और आकलन, चौथा है विद्यालय तथा कक्षा का वातावरण, और पांचवा है व्यवस्थागत सुधार। और इसके माध्यम से हम शालाओं की भी जो है वो दशाओं को सुधार सकते हैं। और इस प्रकार ये जो एनसीएफ है कुल मिलाकर के पाठ्यचर्या के बारे में इसमें ज़्यादा महत्व बताया गया है कि पाठ्यक्रम किस प्रकार हो, उसमें क्या शामिल किया जाए। और ये उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं को ध्यान से देखने की शुरुआत करते हैं, और पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक और सीखने के प्रतिफल के बारे में अपनी समझ बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में हम यहाँ जानेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, और महत्वपूर्ण तो यही है कि 1986 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी उसके आधार पर अभी तक के अध्ययन अध्यापन होता रहा। इसके बाद जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब जो 2020 बन के तैयार हुई है 2021 में लागू कर दी जाएगी। इस प्रकार 1986 और ये 2019 जो है ये विशेष रूप से हर किसी के लिए विशेष हैं। और 2019 की जो शिक्षा नीति है इसमें 5+3+3+4 का जो फार्मूला है इसके संबंध में भी एक वीडियो मैंने बनाया हूं, और उसमें आप उसको विस्तार से समझ सकते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आप ऊपर आई बटन को दबाकर देख सकते हैं कि राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति में क्या है, और ये 5+3+3+4 का फार्मूला क्या है, इसके बारे में भी आप वहाँ पर जान सकते हैं। फिर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ये एक दस्तावेज है, जैसा कि पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। कक्ष के संबंध में इसके निहितार्थों को अधिक गहराई से समझने पहले विभिन्न नीतियों और रूपरेखाओं के ऐतिहासिक अवलोकन की आवश्यकता है। पाठ्यचर्या संबंधित सामग्री विकास की संस्तुति के साथ राष्ट्रीय शैक्षिक जो है स्थापना जो है 1961 में हुई थी, और 1975 में पहली बार पाठ्यचर्या रूपरेखा विकसित की गई थी।
NPE 1986, NPE राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुवर्तन के रूप में जो है राष्ट्रीय ने वर्ष 1988 में प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नामक एक और पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार की। इसमें NPE 1986 द्वारा सुझाए गए सर्वमान्य मूलभूत सिद्धांतों पर प्रकाश डाला गया। वर्ष 2000 में स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2000 तैयार की गई और इस पाठ्यचर्या का मुख्य जोर अधिगम पर था, जो ऐसी शिक्षा की ओर ले जाता था जो असमानता से लड़ने में मदद करती है और विद्यार्थियों की सामाजिक, सांस्कृतिक, भावनात्मक तथा आर्थिक आवश्यकताओं को संबोधित करती है। NCF 2005 का संक्षेपण। और ये जो है वर्ष 2005 में राष्ट्रीय शैक्षिक जो है स्कूली शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर 21 आधार पत्रों के साथ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 तैयार की गई थी। और इसका जो महत्वपूर्ण वो था, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बाल अधिकार अधिनियम 2009 में स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के कार्यान्वयन का उल्लेख करते हुए विद्यार्थी केंद्रित ऐसे वातावरण का निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही, जिसमें विद्यार्थी किसी तनाव के बिना सीखते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके भी इसको जान सकते हैं। फिर सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों के मद्देनजर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में स्कूली शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्यों को पहचाना गया है। ऐसा ये जो मॉड्यूल है इसमें और भी जानकारी आप प्राप्त करेंगे, लेकिन मेन चीज़ ये है कि पाठ्यचर्या जो है 2005 NCF की पाठ्यचर्या के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम समावेशी शिक्षा के बारे में भी देखेंगे। आप एक संक्षेप रूप में देखते जाएँ मॉड्यूल में क्या है, जैसे विद्यालय के विषय और NCF, ये यहाँ पर आप इसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद हम चलते हैं आगे, और यहाँ पर अभी ये पाठ्यचर्या के विद्यार्थी केंद्रित पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं, पिछले वीडियो में हम इस पर चर्चा कर चुके हैं कि जो पाठ्य पुस्तक होंगी वो अब जो हैं विद्यार्थी केंद्रित होंगी। फिर विद्यालय में पुस्तकालय की भूमिका, जो पुस्तकालय आप रखे हैं, पुस्तक हैं आपकी जिसमें बच्चा पढ़ता है, वो भी इसी पाठ्यचर्या 2005 के अंतर्गत है, क्योंकि बच्चा केवल अब जो उसकी पाठ्य पुस्तकें के उसके अलावा भी जो अन्य सामग्री है, कॉमिक्स वगैरह हैं, ज्ञान के अलग संसाधन है, उससे भी बच्चा पढ़ेगा। फिर सीखने के प्रतिफल यहाँ पर आ जाते हैं। सीखने के प्रतिफल वही है लर्निंग आउटकम, जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं। लर्निंग आउटकम के बारे में हम जान चुके हैं, लर्निंग आउटकम क्या होते हैं, और जो टीचरों को हैंडबुक भी मिली है और वहाँ पर स्पष्ट रूप से दिए हैं कि लर्निंग आउटकम क्या है, लर्निंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं। यदि आप किसी समस्या आपको समझ में आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में वह भी पूछ सकते हैं। फिर यहाँ पर सभी बच्चों के सीखने के प्रतिफल प्राप्त करने हेतु शिक्षण विधियाँ, समावेशी कक्षाएं जो हैं। अब हम यहाँ पर समावेशी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी क्या चीज़ है। यहाँ पर हम अब समावेशी शिक्षा और समावेशी कक्षाओं के बारे में भी थोड़ा सा एक संक्षेप में जानकारी लेंगे कि जो समावेशी शिक्षा है, सबसे पहले समावेशी शिक्षा क्या है इसको हम समझेंगे कि शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है। समावेशी का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में हम कह सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी जिसमें बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया हो। तो शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत को विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार में लाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि समावेशी शिक्षा का मतलब यहाँ पर ऐसा माहौल आपकी कक्षा में, स्कूल में, विद्यालय में ऐसा निर्माण करना कि जहाँ पर सामान्य बच्चे तो पढ़ते ही हैं, साथ में जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी उन्हीं विद्यालयों में पढ़ाया जाए जहाँ सामान्य। अभी तक ये स्थिति थी कि जो दिव्यांग बच्चे थे या तो वो शिक्षा से दूर रहते थे या उनके लिए कुछ ऐसे विशेष विद्यालय बनाए गए थे जहाँ पर बच्चे अपना अध्ययन करते थे। किंतु कुछ समय बाद ये आया कि एक डिफरेंस आ जाता है बच्चों में, और जो बच्चे होते हैं, जो सामान्य बच्चे होते हैं और जो थोड़े से दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनके बीच में एक डिफरेंस चलता रहता है। तो इस डिफरेंस को दूर करने के लिए एक ऐसा वातावरण तैयार करना जहाँ पर कि दोनों विद्यार्थी, सामान्य बच्चे भी और विशेष बच्चे भी एक साथ शिक्षा के माहौल बना करके और शिक्षा को प्राप्त कर सकें। तो ऐसे विद्यालय जो हैं और शिक्षा जो है उसको हम समावेशी शिक्षाएं कहते हैं। और ऐसी कक्षाएं जहाँ पर सभी प्रकार के बच्चे हैं और उनके लिए शिक्षकों को भी जो है विशेष प्रकार के प्रशिक्षण दिए गए हैं। बहुत से प्रशिक्षण ऐसे होते हैं, CWSN का प्रशिक्षण होता है जिसमें शिक्षकों को डिप्लोमा मिलता है और शिक्षक यह जान पाते हैं कि जो थोड़े से जो दिव्यांग बच्चे हैं
जिनको सुनने में देखने में जो दिक्कतें हो रही हैं उसको किस प्रकार दूर करते हुए और उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ किस प्रकार शिक्षित करें, इस प्रकार की जानकारी समावेशी शिक्षा में हम जानते हैं, पढ़ते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है, तो सभी बच्चों के लिए सीखने के प्रतिफल प्राप्त करने हेतु शिक्षण विधियाँ, समावेशी कक्षाएँ, शिक्षकों की भूमिका, इसमें शिक्षक की भूमिका क्या रहेगी ये भी हम जानेंगे। शिक्षा प्रक्रिया का वह एक हिस्सा जो विशेष आवश्यकता वाले और हाशिए पर रह रहे अन्य बच्चों को समावेशित करता है के लिए एक महत्वपूर्ण वैचारिक विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में उपलब्ध नियमित मुख्य धारा प्रणाली विद्यालय उम्र के सभी बच्चों के लिए अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने में सफल नहीं हो रही है। इसके लिए आवश्यकता है कि स्थानीय संदर्भों में मौजूद संसाधनों एवं नवीन प्रथाओं की पहचान, पहुंच, सहभागिता एवं अधिगम बाधाओं की जांच भी की जानी चाहिए। नीचे दी गई कहानी द एनिमल स्कूल, जानवरों का विद्यालय पढ़ें। कहानी पढ़ने के बाद दिए गए प्रत्येक प्रश्न पर अपने विचार पूरे समूह के साथ साझा करें। इस प्रकार की ये जो आपके मॉड्यूल होंगे उसमें कुछ कहानियाँ भी होंगी, और जो कहानियाँ जो हैं वो आप को भी समझने में मदद करेंगी, साथ ही में और एक नॉलेज भी प्रदान करेंगी। जैसे कि यहाँ पर एक जानवरों का विद्यालय कहानी है, इसको यहाँ पर लिखा गया है, और ये यहाँ पर देखिए कि कहानी है द एनिमल स्कूल, जानवरों का विद्यालय। और एक बार जानवरों ने फैसला किया कि उन्हें नई दुनिया की समस्याओं को संबोधित करने के लिए कुछ अलग करना होगा, इसलिए उन्होंने एक विद्यालय तैयार किया। उन्होंने दौड़ चढ़ाई, तैराकी और उड़ान से जुड़ी हुई गतिविधियां, पाठचर्या को अपनाया। पाठचर्या संचालन आसान बनाने के लिए सभी जानवरों को प्रत्येक विषय लेना आवश्यक बनाया गया। बतख जो था तैराकी में उत्कृष्ट थी, वास्तव में अपने प्रशिक्षक से भी बेहतर थी, लेकिन उड़ान में उसे केवल पास होने लायक ग्रेड मिले, इसलिए वह जो दौड़ने में बहुत कमज़ोर थी। फिर चूंकि दौड़ने में वह बेहद कमज़ोर थी, इसलिए उसे दौड़ने का अभ्यास करने के लिए विद्यालय के बाद रुकना पड़ा और तैराकी भी छोड़नी पड़ी। ऐसा तब किया गया जब तक कि तैरने में सहायक उसके जालीदार पैर खराब नहीं हो गए और वह तैराकी में भी औसत स्तर पर आ गई। लेकिन विद्यालय में औसत स्वीकार्य था, इसलिए किसी को भी इस बात की जरा सी भी चिंता नहीं थी सिवाय बतख के। खरगोश ने अपनी शुरुआत कक्षा में दौड़ने में अव्वल आने से की, लेकिन तैराकी में उसे इतना सारा काम अभ्यास का एवं पूरा करना पड़ा कि उसका मानसिक संतुलन जैसे बिगड़ ही गया था। गिलहरी चढ़ाई करने में तब तक उत्कृष्ट थी तब तक कि उसकी रुचि खत्म नहीं हुई, लेकिन फिर उसके शिक्षक ने उसे पेड़ से नीचे की ओर बार बार आने की बजाय उसे केवल ज़मीन से पेड़ की ओर ही बार बार जाने के लिए कहा और मामला बिगड़ना शुरू हो गया। उसे बहुत मेहनत करने के लिए कहा गया और परिणाम स्वरूप उसे चढ़ाई में C और दौड़ने में D ग्रेड मिला। इस प्रकार की जो कहानी है कि सभी जो अलग अलग होती हैं उनकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं। यहाँ पर फिर बाज के साथ समस्या है कि बाज एक समस्या वाला बच्चा था और उसे बहुत गंभीरता से अनुशासित किया गया। चढ़ाई की कक्षा में उसने अन्य सभी लोगों को पेड़ से ऊपर पहुंचने में हरा दिया, लेकिन उसे पसंद नहीं किया गया क्योंकि उसने वहां तक पहुंचने के लिए अपने तरीकों का उपयोग करने पर जोर दिया। वर्ष के अंत में एक सामान्य ईल जो बेहद अच्छी तरह तैर सकती थी, थोड़ी चढ़ाई, थोड़ी दौड़ भाग और थोड़ा बहुत उड़ भी सकती थी, को सबसे अधिक औसत अंक मिले और वह विजेता बनी। प्रेरी कुत्ते विद्यालय से बाहर ही रहे और प्रशासन से लड़ते रहे क्योंकि खुदाई और बिल बनाने को पाठ्यचर्या में शामिल नहीं किया गया था। कार्यपत्रिका विचार साझा करें। सभी जानवरों ने एक जैसे विषय क्यों लिए? क्या उन सभी को इससे लाभ मिला? विद्यालय द्वारा सभी विषयों में औसत होना स्वीकार्य था? क्या यह सभी जानवरों के लिए उपयुक्त था? आपके विचार में गिलहरी का जो है पेड़ के ऊपर से नीचे की ओर उड़कर क्यों नहीं आने दिया गया? बाज को एक समस्या वाले बच्चे के रूप में क्यों देखा गया? आपके विचार में प्रेरी कुत्ते पाठ्यचर्या में खुदाई करना और बिल बनाना क्यों शामिल करना चाहते थे? इस प्रकार ये जो एक कहानी से हमें जानकारी मिलती है कि सभी जो बच्चे होते हैं, जिस प्रकार की हमने अलग अलग एनिमल्स के बारे में जानकारी की, इसी प्रकार बच्चों में भी जो है अलग अलग विशेष गुण होते हैं। तो विद्यालयों में भेदभाव, शारीरिक दंड, दुर्व्यवहार या छेड़खानी, बदमाशी का डर तो नहीं ही होना चाहिए। साथ ही शिक्षकों को अपने अधिगम कार्यों और शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों की योजना इस तरह से बनाने की जरूरत है कि सभी बच्चे शिक्षा प्रक्रिया में समान रूप से भाग ले सकें। कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए कि हर बच्चा उदासी महसूस करने, ऊबने, डरने और अकेले रहने की बजाय खुशनुमा, तनाव मुक्त महसूस करे। सभी बच्चों को समान रूप से दिए गए शिक्षा के अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए सभी विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और समावेशी वातावरण बनाना महत्वपूर्ण है। इस प्रकार समावेशी से हम समझ सकते हैं कि इस संसार में बहुत प्रकार के बच्चे हैं, अलग अलग योग्यता वाले बच्चे हैं, और किस प्रकार उन्हें समायोजित करके एक ही वातावरण के अंतर्गत पढ़ाना है और ये देखना है कि किस बच्चे में क्या गुण है और उस गुण को उसको निखारना है। इस प्रकार हमें एक समावेशी शिक्षा का महत्व समझना होगा।
चर्चा के बिंदु क्या आप ऐसे अन्य कारण सोच सकते हैं कि सभी बच्चों को नियमित मुख्यधारा विद्यालयों में क्यों जाना चाहिए। छोटे समूह चर्चा करें कि सभी बच्चों को एक साथ शिक्षित करने में समावेशी समाज का निर्माण करने में कैसे मदद मिल सकती है। इस प्रकार समावेशी शिक्षा के बारे में हमने समझा, जाना, और इसके साथ ही विद्यालय की व्यवस्था जो है, समावेशी शिक्षा जो है थोड़ी लचीली होती है। कुछ इसके प्रकार भी हैं कि जो समावेशी शिक्षा होती है वो थोड़ी लचीली होती है। समावेशी शिक्षा और RBW अधिनियम 2016 के बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ हम देखेंगे कि एक जेंडर संवेदनशील शिक्षा भी इसमें हम पढ़ेंगे कि जेंडर का मतलब लिंग से संबंधित होता है कि जेंडर सभी विषयों में दखल देने वाला एक सरोकार है और यह ज्ञान के निर्माण के लिए बुनियाद है। जेंडर संवेदनशीलता एक महत्वपूर्ण शैक्षिक चिंता है जिसे शिक्षकों को अपने शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में एकीकृत करना चाहिए। सुगमकर्ताओं के रूप में सकारात्मक दृष्टिकोण शैक्षणिक हस्तक्षेप के द्वारा वे विद्यार्थियों को सामाजिकरण प्रक्रियाओं से मिले जेंडर तथा रूढ़िवादी दृष्टिकोण को सही रूप से समझने एवं अपनाने में मदद कर सकते हैं। शिक्षकों को पाठ्य सामग्री और पाठ्यक्रम संबंधी कार्यों में जेंडर पूर्वाग्रह के कारण की पहचान करना, पुरुष और महिला पात्रों की भूमिका तय करने और पठन सामग्री के संबंध में पूर्वाग्रह की पहचान करने, भाषाई पूर्वाग्रह का पता लगाने तथा राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्रियाओं सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को पहचानने की भी आवश्यकता है। इस प्रकार ये जो जेंडर संवेदनशील शिक्षा है इसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। इसके बाद भाषाओं के शिक्षण में जो है समावेश, और ये भाषाओं के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। गणित के शिक्षण में समावेश, और काफ़ी लंबा मॉड्यूल है और जब आप इसको पढ़ेंगे तो और भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा के जो है EVS और विज्ञान के शिक्षण में समावेश, यहाँ पर ये देखिए आपकी कम दृष्टि वाले या दृष्टिहीन बच्चों के साथ काम करने वाले शिक्षक है ना, और फिर उसके बाद यहाँ श्रवण दोष वाले शिक्षक जो हैं, जो बच्चे श्रवण दोष से पीड़ित है, संज्ञानात्मक हानि वाले बच्चे जो जिनको एक रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं चीज़ों को, या जो जिनका रिकॉग्निशन थोड़ी कम होती है, संज्ञानात्मक हानि वाले जो बच्चे हैं, समुचित दबाव हेतु विज्ञान की कमी, भाषा समझाने, अवधारणा, इस प्रकार हम इस प्रकार के बच्चों को जो है सभी एक ही वातावरण के अंतर्गत शिक्षित करें। और इस प्रकार की ये सामाजिक विज्ञान में शिक्षण में समावेश ये हम देखेंगे। और समावेशी पर्यावरण में मूल्यांकन किस प्रकार होगा, मूल्यांकन की जो श्रेणियाँ होंगी वो हम किस प्रकार देखेंगे। NCF 2005 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य निम्न कर नहीं है, क्या क्या नहीं है कि एक तो ये बच्चों को भय के वातावरण में पढ़ने के लिए मजबूर करना, फिर धीमे सीखने वाले विद्यार्थियों या अव्वल आने वाले विद्यार्थियों या समस्या वाले बच्चों के रूप में विद्यार्थियों को पहचान या लेबल करना, ऐसी श्रेणियों के बच्चों को में अलगाव पैदा करती है और सीखने के दायित्व पूर्णतया बच्चों पर डालकर उन्हें शिक्षण शास्त्र की, इसलिए ये जो है ग्रेड वाइज यहाँ से मूल्यांकन कर दिया गया था कि बच्चों को अंक न बताते हुए उन्हें ABCD ग्रेड में रख दिया गया था कि बच्चों को जिसमें हीन भावना ना आए। इसलिए बच्चों के सीखने के तरीके ABCD ग्रेड से एक बहुत बड़ा समुदाय बन जाता है। और इस प्रकार हमने देखा कि इस कर से यह हमने देखा कि यह मॉड्यूल विद्यालयों के समावेशी बनाने में काम में लगे हुए शिक्षकों और अन्य सभी हितधारकों की अपने कार्य हेतु उस आवश्यक ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल प्राप्ति मदद करेगा जो विभिन्न समूहों के विद्यार्थियों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने के लिए जरूरी है। सामग्री पाठकों को राष्ट्रीय नीतियों, पाठ्यचर्या की रूपरेखा, विशेष रूप से NCF 2005 सीखने के प्रतिफल और उन्हें प्राप्त करने के लिए उपयुक्त तकनीकों के बारे में नज़दीकी से जानने मदद करेगा। यह शिक्षकों को इन बातों में सक्षम बनाने में मददगार होगा। समावेशी कार्यनीतियों का उपयोग करना और प्रत्येक बच्चे को समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार करना, सभी विद्यार्थियों की ज़रूरतों के लिए कक्षा का भौतिक और व्यवहारिक रूप को पुनर्गठित करना, गतिविधियों की योजना इस तरह से बनाना ताकि कक्षा में सभी विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके और विद्यालय में विद्यार्थियों की विविधता को संवेदित करने हेतु व्यवहार हो। पाठ फिर स्वमूल्यांकन में क्या है कि पाठ पढ़ाते समय विविध आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए आप अपने शिक्षण विषय में जो परिवर्तन करेंगे उन्हें सारांशित करें। इस प्रकार जो है एक बहुत अच्छी जानकारी इस मॉड्यूल के तहत हमको प्राप्त होती है और ये मॉड्यूल यहाँ समाप्त होता है। और भी जो मॉड्यूल है उसके बारे में हम संक्षेप में यहाँ पर चर्चा करेंगे और उसमें जो कठिन शब्द हैं, जैसे कि यहाँ पर जो समावेशी शिक्षा है या पाठचर्या 2005 है, इसके बारे में हमने जाना कि पाठचर्या 2005 क्या है, समावेशी शिक्षा क्या है, और भी जो भी मॉड्यूल है उसके बारे में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।